बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मिठाई वाला पाठ का सारांश और अंत में पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस पाठ के लेखक कौन हैं? भगवती प्रसाद वाजपेयी। तो आइए शुरू करते हैं मिठाई वाला पाठ का सारांश। यह कहानी भगवती प्रसाद वाजपेयी, जिसमें कहानीकार ने एक पिता का बच्चों के प्रति प्रेम भाव को दर्शाया है। किस तरह से एक पिता अपने बच्चों को खोने के बाद अन्य बच्चों में उस खुशी की तलाश करता है, यही सब इस पाठ में बताया गया है। एक आदमी पहले एक खिलौने वाले के रूप में आता है। वह मधुर स्वर में बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला गाकर सुनाता है। सभी बच्चे उसके खिलौनों पर रीझ कर अपनी तोतली आवाज़ में भाव पूछते हैं। नन्हे नन्हे बच्चों से पैसे लेकर तथा उन्हें खिलौने दे वह फिर वहाँ से गीत गाता हुआ चल पड़ता है। राय विजय बहादुर के बच्चे चुन्नू मुन्नू भी एक दिन खिलौने लेकर आए। बच्चों, आप ध्यान दें, यहाँ पर आप लिखेंगे राय। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? राय। राय विजय बहादुर। क्या नाम था? रोहिणी के पति का नाम क्या था? राय विजय बहादुर। तो यहाँ पर आप देखें ध्यान से, राय विजय बहादुर के बच्चे चुन्नू मुन्नू भी एक दिन खिलौने लेकर आए। उनकी माँ रोहिणी इतने सुंदर और सस्ते खिलौने देखकर सोचने लगी कि वह इतने सस्ते खिलौने कैसे देकर गया। इसके 6 महीने बाद नगर में किसी मधुर मुरली बजाकर बेचने वाले का समाचार शहर फैल गया। वह बहुत सस्ती मुरली बेचता था। रोहिणी उसकी आवाज़ सुनकर पहचान गई, ये वही खिलौने वाला है। रोहिणी ने अपने पति के द्वारा इस मुरली वाले को बुलाया तथा अपने बच्चों के लिए मुरली खरीद ली। फिर उसे देख बच्चों का समूह खुश होकर उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गए। मुरली वाले ने भी सभी बच्चों को देने के बाद उस बच्चे को भी मुफ्त में मुरली दी, जिसके पास पैसे भी नहीं थे। इसके 8 मास यानी कि 8 महीने बाद सर्दियों में एक मिठाई बेचने वाला गीत गाता हुआ आया। रोहिणी को इसका स्वर भी कुछ सुना हुआ सा लगा। वह अपनी छत से तुरंत नीचे आई। उसने मिठाई वाले को बुलाया। रोहिणी के पूछने पर उसने बताया कि वह इससे पहले खिलौने और मुरली बेचने आया था। रोहिणी ने उससे पूछा कि वह इतनी सस्ती चीज़ें क्यों बेचता है। मिठाई वाले ने बताया कि वह एक नगर का अमीर आदमी था। उसके 2 बच्चे और एक सुंदर पत्नी थी, लेकिन अब कुछ भी नहीं रहा। वह अपनी पुरानी बातें याद करके फूट फूट कर रोने लगा। उसने बताया कि वह इन्हीं बच्चों में अपने बच्चों की झलक देखने के लिए यह सामान बेचता फिरता है। वह रोहिणी के बच्चों चुन्नू मुन्नू को कागज़ की पुड़िया में मिठाई बिना पैसे लिए ही देकर गीत गाता चल दिया। आपने देखा, ये था पाठ का सारांश। पाठ का नाम क्या था? मिठाई वाला। और ठीक इसी प्रकार आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। जब पाठ का सारांश लिखने को कहा जाए तो आप इस सारांश को लिख सकते हैं। तो इस पाठ में कुछ प्रश्न होंगे जो कि आपको अपनी पुस्तक में देखने को मिलेंगे, तो उनके उत्तर आइए यहाँ पर जान लेते हैं। पहला प्रश्न होगा आपका, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? क्या बच्चों आपको मालूम है? आपने पिछली वीडियो में देखा होगा क्यों क्यों महीनों बाद आता था और अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था। आपने जाना होगा उस वीडियो में। तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, आंसर होगा बच्चे एक चीज़ से ऊब न जाएं, इसलिए मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें बेचता था। बच्चों में उत्सुकता बनाए रखने के लिए वह महीनों बाद आता था। साथ ही चीज़ें न मिलने से बच्चे रोएं, ऐसा मिठाई वाला नहीं चाहता था। तो ये आपका उत्तर होगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न आपके लिए, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे? तो बच्चों यहाँ पर जो है उसका उत्तर होगा फर्स्ट वाला। आप देखें यहाँ पर फर्स्ट वाला, मिठाई वाला मादक मधुर ढंग से गाकर अपनी चीज़ों को बेचता था। सेकंड होगा, वह कम लाभ में बच्चों को खिलौने तथा मिठाइयाँ देता था। थर्ड वाला होगा, इसके हृदय में बच्चों के लिए स्नेह था, वह कभी गुस्सा नहीं करता था। और चौथा होगा, हर बार नई चीज़ें लाता था। इस प्रकार से सभी जो है उसकी ओर खींचे चले आते थे। इसके बाद बच्चों यहाँ पर देखते हैं प्रश्न तीसरा,
विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं? तो उत्तर होगा, आपने देखा है ना, दुकानदार भी कहता है कि मैं बहुत सस्ता बेच रहा हूँ, ग्राहक कहता है कि आप बहुत महंगा दे रहे हैं। तो इसमें दोनों अपने अपने समर्थन में कुछ तो बात बताएंगे। तो यहाँ पर जो आंसर होगा, एक ग्राहक के रूप में विजय बाबू अपना तर्क पेश करते हुए कहते हैं कि तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, सबको एक ही भाव से सामान बेचते हो, ग्राहक को अधिक दाम बताकर उल्टा ग्राहक पर एहसान का बोझ लाद देते हो। ये आपका उत्तर होगा। इसके बाद एक विक्रेता के रूप में, अब विक्रेता क्या बोलेगा, दुकानदार क्या बोलेगा? जो पहले कहा था ये कौन बोलेगा? ये तो ग्राहक बोलेगा। अब इसके बाद यहाँ पर दुकानदार क्या जवाब देगा? एक विक्रेता के रूप में मुरली वाला अपना तर्क पेश करता हुआ कहता है, आपको चीज़ों की असली लागत का अंदाज़ा नहीं है, इसलिए दुकानदार चाहे हानि उठाकर ही चीज़ें क्यों न बेचे, पर ग्राहक को हमेशा लगता है कि हम उन्हें लूट रहे हैं। ग्राहक को दुकानदार पर विश्वास नहीं होता है। मुरली वाला कहता है कि असली दाम 2 पैसा ही है, मैंने पूरी 1000 बनवाई थी। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे। इसके बाद बच्चों, प्रश्न नंबर 4 में खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? तो बच्चे कैसे होते थे? आपने देखा होगा बच्चों पे क्या प्रतिक्रिया होती थी, बच्चे खुश हो जाते थे ना। तो आंसर होगा, खिलौने वाले के आने पर बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते थे। बच्चों का झुंड खिलौने वाले को चारों तरफ से घेर लेता था। वे पैसे लेकर खिलौने का मोल भाव करने लगते थे। खिलौने पाकर बच्चे खुशी से उछलने कूदने लगते थे। और अगला प्रश्न होगा, 5वां प्रश्न आपके लिए किस प्रकार से होगा, आप देखें। रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया? तो इसका उत्तर होगा, मुरली वाला भी खिलौने वाले की तरह ही गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी को खिलौने वाले का स्वर जाना पहचाना लगा, इसलिए उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। स्मरण का मतलब याद हो आना। इसके बाद अगला प्रश्न होगा आपके लिए, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था? उसने इन व्यवसायों को अपनाने का अपना क्या कारण बताया था? तो आपको मालूम है किसकी बातें सुनकर जो है मिठाई वाला भावुक हुआ था और उसने क्या कारण बताया था ये सारे काम करने का? तो बच्चों, आप कहानी याद कीजिए कि किसकी बातों से भावुक हुआ था। आंसर होगा आपका, रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया। इस तरह के जीवन में उसे अपने बच्चों की झलक मिल जाती थी। उसे ऐसा लगता था कि उसके बच्चे इन्हीं में कहीं हंस खेल रहे हैं। यदि वो ऐसा नहीं करता तो उनकी याद में घुल घुल कर मर जाता। यहाँ पर आप लिखें घुट घुट कर मर जाता। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? घुट घुट कर मर जाता। घुल ना लिखें आप, घुट घुट कर मर जाता, क्योंकि उसके बच्चे अब जिंदा नहीं थे, इसी कारण उसने इस व्यवसाय को अपनाया था। इसके बाद 7वां प्रश्न, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? आपने देखा था ना, पाठ के अंत में उसने कहा था कि अब ये पैसे नहीं लूँगा। तो इसका आंसर होगा, ऐसा उसने क्यों कहा? तो इसका आंसर होगा, कहानी के अंत में रोहिणी द्वारा मिठाई के पैसे मिठाई वाले ने लेने से मना कर दिया, क्योंकि चुन्नू और मुन्नू को देखकर उसे अपने बच्चों का स्मरण हो आया, यानी कि अपने बच्चों की याद आ गई थी। उसे ऐसा लगा मानो वो अपने बच्चों को ही मिठाई दे रहा है। इसके बाद 8वां प्रश्न, इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? आपकी राय में क्या यह सही है? यानी कि छिप छिप कर बात करना क्या सही है पर्दे के पीछे, पर्दे की ओर से? अगर आपकी राय में क्या यह सही है, ये सब आपने उत्तर लिखना है। तो आंसर होगा, आज भी कुछ औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं, यानी कि पर्दे के पीछे या पर्दे की आड़ से बातें करती हैं। जैसे ग्रामीण महिलाएं तथा कुछ मुस्लिम परिवारों की महिलाएं भी ऐसा करती हैं, क्योंकि उनमें पर्दा प्रथा का प्रचलन आज भी है। आज के समाज में पर्दा प्रथा सही नहीं है, इसका प्रचलन धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि इससे महिलाओं का संकोच पता चलता है और उनकी प्रगति में बाधक है, जो कि उनकी प्रगति में बाधक है। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद बच्चों, कहानी से आगे के कुछ प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न होगा, मिठाई वाले के परिवार के साथ क्या हुआ होगा? सोचिए और इस आधार पर एक और कहानी बनाइए। तो आपने यहाँ पर जो है देखा था कि मिठाई वाले का परिवार सारा जो है नष्ट हो गया था, ख़त्म हो गया था।
तो इसी प्रकार से यहाँ पर आपने उत्तर लिखना है कि मिठाई वाले के परिवार के साथ क्या हुआ होगा। क्या हुआ, आंधी तूफान में कहीं गिर गए होंगे या कहीं पहाड़ से गिरे होंगे या कोई एक्सीडेंट हुआ होगा, क्या हुआ होगा उसके साथ, आप सोचकर लिख सकते हैं। तो उत्तर आपके लिए यहाँ पर भी है, मिठाई वाला एक प्रतिष्ठित और सुखी संपन्न व्यापारी था। दुर्घटनावश किसी दिन उनकी पत्नी और उनके दोनों बच्चों की मृत्यु हो गई। पत्नी और बच्चों के न होने के कारण व्यापारी को अपना अस्तित्व और अपनी संपत्ति व्यर्थ लग रही थी। अतः इसी कारण मिठाई वाले ने अपने दुख को भुलाने के लिए दूसरे बच्चों की खुशी में अपनी खुशी को ढूंढने की चेष्टा की। इसमें उसे काफ़ी हद तक सफलता भी मिली और वह फिर खुश रहता था। आपको मालूम है ना। क्वेश्चन दूसरा जो होगा आपके लिए, हाट या मेले। बच्चों आपको मालूम होना चाहिए कि हाट भी जो है और मेला, जो हाट होते हैं वो जो है मेले की तरह ही होते हैं, जगह जगह पे लगते हैं। और मेले तो मेले आप जानते ही हैं। हाट या मेले, शादी आदि आयोजनों में कौन कौन सी चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करती हैं, उनको सजाने बनाने में किसका हाथ होगा, उन चेहरों के बारे में लिखिए। आप जानते हैं ना, मेलों में जो आपको मिलते हैं खिलौने, बांसुरियाँ और कई प्रकार के जो है रंग बिरंगे खेल खिलौने जो आपको देखने को मिलते हैं, ये सब कोई ना कोई तो बनाता होगा। शादी ब्याह में सजाने का जो सामान है, जैसे कुछ फ्लावर्स होते हैं और कई जो है आपने देखे होंगे कलरफुल जो पेपर्स होते हैं, इन सबको जो कोई ना कोई तो बनाता होगा। तो इसके पीछे किसका हाथ होगा, आप लिखें कि कौन इन्हें बनाता होगा। हाट, मेले, शादी में निम्नलिखित चीज़ें हमारा ध्यान आकर्षित करती हैं। आंसर होगा आपका कि हमें ये चीज़ें आकर्षित करती हैं। कौन कौन सी, जैसी मिठाइयाँ, खिलौने, झूले, चाट, पकौड़े आदि। मिठाइयाँ हलवाई द्वारा बनाई जाते हैं, खिलौने कारीगरों द्वारा बनाए जाते हैं तथा झूले एक से अधिक श्रमिक मिलकर बनाते हैं। उनके चेहरे में परिश्रम और उनकी व्यस्तता स्पष्ट झलकती है। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिख सकते हैं। बच्चों इसके बाद आइए करते हैं यहाँ पर भाषा की बात। तो पाठ में जो है जैसे कि लिखा हुआ है मिठाई वाला पाठ है और वहाँ पर जो है खिलौने बेचता है, तो उसी से संबंधित यहाँ पर कुछ पाठ भाषा की बात यहाँ पर प्रश्न दिए हुए हैं। तो आप देखिए पहला प्रश्न, मिठाई वाला, बोलने वाली गुड़िया। तो यहाँ पर क्या है, ऊपर वाला का प्रयोग हुआ है। अब बताइए कि यहाँ पर क्या, वाला से पहले आने वाले शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में से क्या हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, मिठाई वाला और बोलने वाली गुड़िया। तो यहाँ पर जो वाला वाला लगा है, जैसे बोलने वाली, मिठाई वाला, तो आपने बताना है कि जो इसके पहले, वाला से पहले या वाली से पहले जो शब्द लगा है ये संज्ञा है या सर्वनाम है। जैसे कि पहले शब्द में मिठाई वाला, तो यहाँ पर जो वाला है इसको अगर हटा दें तो जो मिठाई शब्द है ये संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है। आपने यही सब यहाँ पर बताना है। ऊपर लिखे वाक्यांशों में उनका क्या प्रयोग है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर होगा कि ऊपर लिखे वाक्यांशों में उनका क्या प्रयोग है। तो आइए उत्तर जानते हैं। यहाँ पर वाला से पहले आने वाले शब्द जैसे मिठाई, बोलना, ये क्या हैं, संज्ञा शब्द हैं। और दूसरे का उत्तर होगा ये शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में हैं। तो मिठाई आपको पता है ना एक वस्तु होती है, और बोलने वाली गुड़िया, गुड़िया क्या है, एक वस्तु है। इसके बाद प्रश्न दूसरा होगा, आपके माता पिता के ज़माने से लेकर अब तक फेरी की आवाज़ों में कैसा बदलाव आया, बड़ों से पूछकर लिखिए। जो फेरी वाले गलियों में आवाज़ लगाते हैं ना बच्चों, कैसे लगाते हैं आवाज़, आपने देखा होगा। तो आजकल जो भी फेरी वाले आते हैं वो कैसी आवाज़ लगाते हैं, लेकिन इससे 20 साल पहले या 15 साल पहले जो फेरी वाले आते थे वो दूसरे प्रकार से या कैसे आवाज़ लगाते थे। ये सब अपने माता पिता से आप पूछ सकते हैं कि जो पुराने टाइम में जो फेरी वाले आते थे कैसे आवाज़ लगाते थे। इसका आंसर आप यहाँ पर देखें। वक्त के साथ फेरी के स्वर भी बदल गए हैं। जैसे पहले फेरी वाले गाकर या कविता के माध्यम से मधुर स्वर में अपने उत्पाद के गुणों को लोगों तक पहुंचाते थे, परंतु आज के फेरी वालों के स्वर में वैसी मधुरता सुनने को नहीं मिलती। साथ ही लाउड स्पीकर जैसे उपकरणों का भी प्रयोग होने लगा है। आजकल क्या करते हैं, फेरी वाले स्वयं न बोलते हैं बल्कि साइकिल पे या गाड़ी पे लाउड स्पीकर लगा देते हैं और लाउड स्पीकर ज़ोर ज़ोर से बोलता है। जैसे कि आपने देखा होगा कंबल वाला, दरी वाला, चादर वाला। तो ये कौन बोलता है, पहले फेरी वाले बोला करते थे अपने मुंह से, आजकल स्पीकर बोलते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से आपने देखा, इस पाठ के हमने आपको जो है प्रश्नोत्तर बताए और पाठ का सारांश बताया। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको ये पाठ पसंद आया होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है।